सो हे हाय हेलो गाइस, होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद इस क्या को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि यहाँ हमारी तुलसी शीतल को बहुत अच्छे से जवाब देती है और जबकि उसे एक थप्पड़ भी जड़ देती है। अब इसके आगे शाम का वक्त था और वहीं तुलसी अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रही थी। तभी वो देखती है कि आसमान में काले बादल आने लगे हैं। ये देखकर वो अपने सर पे चपेट लगा के कहती है, हे महादेव, ये बिन मौसम की बारिश कहाँ से भी आ जाती है, इसका कोई ठिकाना ही नहीं रहता। चल तुलसी, जाकर छत से कपड़े ले आ, वरना भीग गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुलसी जल्दी से अपने स्लीपर पहनती है और उसके बाद बालों का जूड़ा करते हुए रूम से निकल जाती है। तुलसी छत पे आती है तो देखती है वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। वो एक पल के लिए सुकून से अपनी आंखें बंद करके फिर खोल के कहती है, ये ठंडी ठंडी हवाएं कितना सुकून पहुंचाती है। वैसे हवेली में कोई ना हो तो कितना खाली खाली लगता है। तुलसी जाकर तार से सारे कपड़े निकाल कर अपने रूम में आती है कि तभी देखती है टेबल पर रखा उसके और आरू की शादी की फोटो फ्रेम नीचे गिर के टूट चुकी है। ये देखकर वो जल्दी से बेड पे कपड़े रखती है और जाकर नीचे बैठकर फोटो के टूटे हुए कांच को उठाते हुए कहती है, कांच का टूटना तो अपशगुन होता है, हे महादेव, बस उनकी रक्षा कीजिएगा। इस वक्त तुलसी के चेहरे पर परेशानी के भाव थे, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों को बहुत मानती थी। वो जल्दी जल्दी कांच उठा रही थी कि तभी उसके हाथ में कांच चुभ जाता है, जिससे कि उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। कांच चुभते ही तुलसी के मुंह से सिसकारी निकल जाती है। वो अपनी उंगली से कांच निकालकर नीचे पड़े कांच को सावधानी से उठाकर वहां मौजूद डस्टबिन में डालती है और उस फोटो फ्रेम को उठाकर वापस टेबल पे रख देती है। इधर इस वक्त तुलसी का मन काफी उदास था। तभी एक जोर की बिजली कड़कती है जिससे वो सहम जाती है। वो बालकनी में जाकर देखती है जहाँ तेज बारिश हो रही थी। ये देखकर वो खुद से कहती है, लगता है तूफानी रात है। तुलसी अपनी किताब बंद करके रूम से निकल जाती है क्योंकि उसका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था। वो किचन में जाती है और अपने लिए चाय बनाने के लिए पतीला रखने लगती है। तभी वहाँ अभिमान आकर कहता है, भाभी, एक कप मेरे लिए भी कड़क अदरक वाली चाय बना दीजिएगा। तुलसी अभिमान को देखती है जो पूरा भीगा हुआ था। उसे भीगा देखकर वो परेशान होकर कहती है, अरे भैया, आप भीग कैसे गए? जिस पर अभिमान कहता है, अरे भाभी, मैं बस अपने एक फ्रेंड से मिलने गया था और आते वक्त तो बारिश स्टार्ट हो गई और मैं भीग गया। वैसे घर के बाकी लोग कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे। जिस पर तुलसी चाय में चाय की पत्ती डालते हुए कहती है, सभी लोग जगराते में गए हैं, देर रात तक आएंगे। आप रूम में जाकर कपड़े बदल लीजिए, मैं आपके कमरे में चाय ला दूंगी। जिस पर अभिमान हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। वहीं तुलसी चाय बनाने लगती है। आरू चाय की टपरी पे पप्पू के साथ चाय पी रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार तुलसी का चेहरा आ रहा था। तुलसी के मासूम चेहरे और उसकी मासूमियत भरी बातें सुन के अनासे ही आरू के होठों पे मुस्कान आ जाती है। वही आरू को अकेले अकेले मुस्कुराता देखकर पप्पू से छेड़ते हुए कहता है, क्या बात है बॉस, अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है, क्या बात है, मुझे भी तो बताओ। जिस पे आरू चाय की चुस्की लेते हुए कहती है, कोई बात नहीं है, हम क्यों मुस्कुराएंगे। आरू की बातों से पप्पू को तसल्ली नहीं होती है, इसलिए वो दोबारा उसे छेड़ते हुए कहता है, अब बोल भी दीजिए, क्यों इतना शर्मा रही हो। आरू अपने भीगे हुए बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस तुम्हारी भाभी की याद आ रही है। हर पल उसका चेहरा आंखों के सामने मंडराता रहता है। जब वो मेरे सामने नहीं होती है तो पता नहीं क्यों
एक बेचैनी सी होती है, मन करता है बस उसे देखती जाऊं। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है मुझे, जहाँ जाती हूँ वही नजर आती है मुझे। आरू ये सब अपने में खोई हुई कहती है। वही पप्पू उसकी बातें सुन के मुस्कुरा रहा था। उसे समझ आ गया था कि आरू को क्या हुआ है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे बॉस, आपको तो भाभी से प्यार हो गया है, इसलिए आपको आजकल हर जगह वही नजर आ रही हैं। इधर पप्पू की बात सुन के आरू के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी भाभी से प्यार तो हो गया है, लेकिन मैं उनसे अपने प्यार का इजहार कैसे करूं? इस पे पप्पू कहता है, सिंपल है, फूल लेकर जाइए और उनसे अपने दिल की बात कह दीजिए। आरू कुछ सोचते हुए कहती है, लेकिन अभी उसे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। मैं हमारा रिश्ता भी आगे नहीं बढ़ाऊंगी। आरू की बात सुनकर पप्पू का मन करता है कि वो अपना सर दीवार पे दे मारे। वो जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए कहता है, अरे बॉस, आप भी ना, क्या ही कह रहे हो? आप को अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आप बस प्यार का इजहार तो कर रहे हो भाभी से, और कुछ तो कर नहीं रहे हो। जिस पे आरू बोलती, हाँ, ये सही रहेगा। इतना कहकर वो जल्दी से जीप में बैठती है और वहां से निकल जाती है। इस वक्त आरू के चेहरे पर ना बयां करने वाली खुशी थी, क्योंकि आज वो अपने दिल की हालत समझ चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि उसे तुलसी से प्यार हो गया है। आरू की जीप कुछ ही दूरी गई होगी कि उसके रोड के किनारे फूल वाला नजर आता है। वो उनसे गुलाब के फूलों का एक बुके लेती है और वहां से निकल जाती है। कुछ ही देर में आरू की जीप हवेली के बाहर रुकती है। वो बुके लेकर जीप से उतरकर हवेली के अंदर चली जाती है। इधर आरू सीढ़ियाँ चढ़ते हुए खुद से कहती है, आज मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार कर ही दूंगी। आज मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आज से हम अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे। तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगी। हमारे आने वाले कल को मैं खुशियों से भर दूंगी। आरू इस वक्त हद से ज़्यादा खुश थी। वो अपने रूम के पास जाकर जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोलती है, अंदर का नज़ारा देखकर उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ जाती है और उसके हाथ में पकड़ा बुके ज़मीन पे गिर जाता है। इस वक्त आरू की आंखें लाल थी। वो अपनी लाल आंखों से सामने देख रही थी। वो बस एकटक सामने देखे जा रही थी, क्योंकि सामने अभिमान और तुलसी एक ही बेड पे सो रहे थे। उन्हें देखने वाला कोई भी इंसान यही कहता कि इनके बीच कुछ हुआ है। आरू अभी खड़ी थी कि तभी वहाँ सुनीता जी आती हैं, और जब वो अभिमान और तुलसी को एक ही बेड पे देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं। वो अपनी तेज आवाज़ में कहती है, ये सब क्या हो रहा है? सुनीता जी की तेज आवाज़ सुन के तुलसी और अभिमान भी उठ जाते हैं, लेकिन जब वो दोनों खुद को एक साथ एक ही बेड पे देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। तभी सुनीता जी तुलसी के पास आकर उसके बाजुओं को पकड़ के बेड से उठाती और बेहद गुस्से से कहती है, ये सब क्या हो रहा था? तुम अब मेरे छोटे बेटे को फंसा रही थी। सुनीता जी की बात सुन के तुलसी की आंखें नम हो जाती है और वो अपना सर ना मिला के कहती है, नहीं मम्मी, अब ये कैसे बातें कर रही हैं? अब तक वहाँ पे घर के सभी लोग आ चुके थे। तुलसी की आंखों में आंसू देखकर बड़की अम्मा सुनीता जी से कहती हैं, सुनीता बहू, ये कैसा बर्ताव कर रही हो तुम छुटकी बहुरिया के साथ? सुनीता जी कहती हैं, मम्मी, आपको जब पता चलेगा कि आपकी लाडली बहू क्या गुल खिला रही है तो आप भी मेरी तरह ही गुस्सा करेंगी। बड़की अम्मा कहती हैं, ऐसा भी क्या कर दिया इसने जो तुम इसके साथ ऐसा कर रही हो? जिस पे सुनीता जी मुस्कुरा के कहती हैं, मम्मी, आपकी इस लाडली बहू तुलसी ने
अपने देवर के साथ एक ही बिस्तर पे सो रही थी। इनका नाजायज संबंध है। अरे, मेरी बेटी के साथ इस लड़की का मन नहीं भरा क्या, जो दूसरे को फंसाने निकली है? सुनीता जी की कड़ी बातें तुलसी को अपने दिल में सुई की तरह चुभ रही थी। वो ना में सर हिला के कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे और अभिमान भैया के बीच कोई भी गलत रिश्ता नहीं है। आप सब गलत सोच रहे हैं। इस वक्त तुलसी से ठीक से बोला नहीं जा रहा था। वो पूरी तरह से रोने लगती है। आखिर कौन ही ऐसी औरत होगी जो अपने इज्जत पे ऐसे लांछन लगते देखे। लेकिन वो फिर नज़रें उठा के आरू को देखती है और उसके पास जाके रोते हुए कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मेरा और अभिमान भैया के बीच कोई भी गलत रिश्ता नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। तुलसी को इस तरह आरू के सामने सफाई देते हुए देखकर शीतल तुलसी को आरू से अलग करती है और नफरत और गुस्से से कहती है, तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी शर्म नहीं है ना तुलसी? एक तो पहले ये रिश्ता बनाती हो, उसके बाद से सफाई देती हो कि तुमने कुछ नहीं किया। अरे, आंखों से देखा है हम सब लोगों ने तुम्हें और अभिमान को एक ही बेड पे। कह दो कि हमने जो देखा वो झूठ है और एक तुम ही हो जो सच्ची हो। साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारे और अभिमान के बीच क्या रिश्ता है। और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, आरू, आरू से तुम्हें वो सुख नहीं मिल पाया, इसलिए तुम अपनी ज़रूरतें अभिमान के साथ पूरा कर लिया है ना? शीतल इतना ही कहती है कि अभिमान जो इतनी देर से अपना गुस्सा कंट्रोल करके बैठा था, वो जाकर सीधे शीतल का गला पकड़ लेता है और अपना दांत पीसते हुए कहता है, बस, बहुत बोल लिया। अब अगर एक भी लफ्ज़ मेरी माँ समान भाभी के बारे में बोला ना, तो सौगंध महादेव की इसी हवेली में जिंदा गाड़ दूंगा। इस वक्त अभिमान की आंखें गुस्से से लाल थी। गुस्से से उसकी नसें दिख रही थी। वहीं अभिमान ने इतनी जोर से शीतल का गला पकड़ा था कि शीतल का पूरा चेहरा लाल पड़ गया था और उसकी आंखों के सामने आंसू आ गए थे। वो खुद को अभिमान से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अभिमान को इतने गुस्से में देखकर सुनीता जी भी सहम गई थी। वहीं तुलसी भूत बने बस खड़ी थी। वो एक नज़र आरू को देखती है, जिसने अब तक एक भी वर्ड नहीं बोला था। आरू को कुछ कहता ना देखकर तुलसी को अपने अंदर कुछ टूटता सा महसूस होता है। उसे इस पल ऐसा लग रहा था कि यही उसकी ज़िंदगी का अंत है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके रिश्ते में भरोसे की नींव इतनी कमज़ोर होगी कि एक ही फूंक से गिर जाएगी। तुलसी से अब सांस तक नहीं लिया जा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो। इधर सुनीता जी जल्दी से जाकर अभिमान को शीतल से दूर करके कहती हैं और इधर अभिमान के दूर करने से शीतल का गला छूटता है तो शीतल बुरी तरह से खांसने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वहीं अभिमान अभी भी गुस्से से काँप रहा था। अभिमान को इतने गुस्से में देखकर सुनीता जी उसे डांटते हुए कहती है, क्या कर रहा था ये? पागल हो गया है क्या तू? किसके लिए गुस्सा कर रहा है? अपनी बच्चलन भाभी के लिए? और शीतल ने क्या गलत कह दिया? सही तो कहा है। ये लड़की सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही थी तुझसे। इतना कहकर वो नफरत भरी निगाहों से तुलसी को देखती हैं और वहीं सुनीता जी की बातें सुन के अभिमान गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, बस, अब एक भी लफ्ज़ नहीं सुनूंगा अपनी भाभी के खिलाफ। अगर एक और अपशब्द मेरी भाभी को कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ हो। मेरी भाभी गंगा से पवित्र है, उनके चरित्र पर आप सवाल कैसे उठा सकती हो? ये सब अभिमान तेज आवाज में कहता है। एक पल के लिए अभिमान की तेज आवाज सुन के सुनीता जी भी कांप गई थी, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए कहती है, क्या करेगा तू? मुझे भी मारेगा इस लड़की के लिए? फिर तुलसी को देखकर, अब तो तू खुश है ना मेरे बेटे को भी मेरे खिलाफ भड़का कर? अरे कल मुई, तू कहीं जाके मर क्यों नहीं जाती है? मेरी
आरू तुझे पढ़ा के कुछ बनाना चाहती थी और तूने उसकी अच्छाई का ये सिला दिया। अब बस बहुत हो गया। अब मैं तुझ जैसी बच्चलन लड़की को इस हवेली में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। इतना कहकर वो तुलसी की कलाई पकड़ती हैं और उसे खींचते हुए रूम से बाहर निकाल जाती हैं। इधर तुलसी बस सुनीता जी के पीछे खींची चली जा रही थी, जैसे कि उसमें कोई जान ही ना बची हो। वो इस वक्त बिल्कुल किसी जिंदा लाश की तरह लग रही थी। अभी वो तुलसी को ले ही जा रही थी कि तभी बड़की अम्मा कहती हैं, सुनीता बहू, अपनी मर्यादा मत लांघो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हारे पास पछताने का समय ना रहे। बड़की अम्मा की बातों का सुनीता जी पे कोई असर नहीं होता है, क्योंकि उन्हें तो बस तुलसी को इस हवेली से निकालना था और आज उनके हाथों इतना अच्छा काम का मौका आया था, इसलिए वो उसे गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए वो बड़की अम्मा से कहती है, आज मैं किसी की भी एक भी बात नहीं सुनूंगी। आज ये लड़की इस हवेली से बाहर जाएगी ही। इतना कहकर वो फिर से तुलसी को खींचते हुए रूम से निकल जाती हैं। वहीं नताशा उनके पीछे जाते हुए कहती है, मम्मी ये क्या कर रही हो आप? क्यों तमाशा बना रही हो? इतनी रात को तुलसी कहाँ जाएगी? नताशा के चेहरे पे इस वक्त परेशानी साफ दिख रही थी। वहीं शीतल भी उसके पीछे जाती है। आखिर आज उसकी मुराद जो पूरी हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो झूम झूम के नाचे, क्योंकि तुलसी नाम की भला उसकी जिंदगी से बाहर हो रही थी। इधर सुनीता जी तुलसी को खींचते हुए हॉल में लाती हैं और जैसे उसे खींचते हुए दरवाजे के पास ले जाकर उसे बाहर धकेलने वाली होती हैं, तभी कोई उनका हाथ पकड़ लेता है। वो अपना सर उठा के देखती हैं तो आरू उन्हें अपनी जलती हुई निगाहों से देखते हुए तुलसी का हाथ उनके हाथों से छुड़वाकर बेहद ही खतरनाक आवाज में कहती है, बस बहुत हो गया तमाशा। आरू की आवाज़ सुन के सुनीता जी अंदर तक कांप जाती हैं, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए आरू से कहती है, आरू तू इस लड़की को क्यों ही रोक रहा है? देखा ना, ये लड़की ने तेरे भाई को फंसा लिया। अरे तूने देखा नहीं? वो इतना ही कहती है कि आरू उन्हें हाथ दिखाकर रोक के कहती है, बस अब एक और लफ्ज़ नहीं। मैं अपनी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी। क्या लगता है आपको? मैं इतनी देर से इसलिए चुप हूँ क्योंकि मुझे अपने भाई और अपनी बीवी पे शक है। और फिर नाम श्री लाकर, हाँ इतनी देर से इसलिए चुप थी और तुलसी की तरफ देखते हुए, ताकि ये देवी जी अपने स्वाभिमान के लिए एक आवाज़ उठाए। बहुत सुन लिया सबका, जिसका जो मन में आ रहा है वो कह रहा है। साला सब के सब बके जा रहे थे। किसी और के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले खुद को देख लेना चाहिए कि तुम क्या हो। और तुम्हें आज बड़ा माँ का फर्ज याद आ रहा था। इतने सालों में अपने लालच में कभी अपने बच्चों पर ध्यान तो दिया नहीं तुमने। और मेरी पत्नी पर उंगली उठाने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हें किया क्या है अपने अतीत में। मैं अपना मुंह नहीं खोलना चाहती, भले मैं तुमको अपनी माँ ना मानूं, लेकिन ये सच है कि तुमने मुझे जन्म दिया है। मैं बस इसी बात का लिहाज कर रही हूँ। इधर आरव की बातें सुन के सुनीता जी की नज़रें शर्म से झुक जाती हैं। अब उनके पास कहने को कुछ नहीं था, लेकिन शीतल अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी। उसने तो आज जैसे सोच रखा था कि तुलसी इस हवेली से बाहर जाके रहेगी। इसलिए वो आरू को तुलसी के खिलाफ भड़काते हुए कहती, आरू आपने अपने आंखों से देखा अभिमान और तुलसी को एक ही बेड पे, एक ही बिस्तर पे, तो फिर आप तुलसी पर कैसे यकीन कर सकती हो? आप कैसे इस बच्चलन लड़की, वो इतना ही कहती है कि आरू गुस्से से तेज आवाज में कहती है, बस कहा था ना मैंने कि मैं अपनी पत्नी के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी। मैं बाकी लोगों में से नहीं हूँ जो लोगों की बातों में आकर अपनी पत्नी पे शक करते हैं। मैं आरू हूँ।
अगर किसी ने भी मेरे पत्नी के बारे में एक शब्द कहा तो जिंदा ही जमीन में मुंह रगड़ दूंगी। और क्या कहा था तुमने? बच्चलन लड़की। अगर ये बच्चलन है तो फिर तुम क्या हो? तुम तो दूसरे पर डोरे डालती फिरती हो। जो मुझे रिझाने का एक मौका नहीं छोड़ती, वो अब मेरी पत्नी को बच्चलन कहेगी। लेकिन अगर साक्षात भगवान भी आकर कहे ना कि मेरी पत्नी के चरित्र पे दाग है, फिर भी मैं भरोसा नहीं करूंगी। समझी? जिसपे शीतल अपनी जलती हुई निगाहों से देख रही थी। अब आरू बोलती है, अगर अब एक लफ्ज भी किसी ने कहा ना तो ये जरूर याद रखना कि सामने कौन खड़ा है। समझी? मैं इससे शादी करके ले आई हूँ और इस हवेली में ये मेरे भरोसे आई है। ठीक? अगर इसके स्वाभिमान के लिए आवाज भी ना उठाए तो लानत है मुझ पे। फिर एक गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करते हुए कहती है, जिसने भी ये ओछी हरकत की है ना, उसने आरू सिंह राजपूत को ललकारा है। मेरी पत्नी की इज्जत मेरी इज्जत है। अब मैं उसे बताऊंगी कि आरू की इज्जत के साथ खेलने का क्या अंजाम होता है। इस वक्त आरू खतरनाक नजरों से शीतल को देख रही थी, जिससे शीतल अंदर तक सहम रही थी। वहीं बड़की अम्मा बस मुस्कुरा कर कहती हैं, आज मुझे तुम पे गर्व हो रहा है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे रगों में राजपूतों का खून दौड़ रहा है। इधर शीतल को अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी। उसे डर लग रहा था कि अगर आरू को सच्चाई पता चली तो उसके साथ क्या करेगी। वो अपने ही उधेड़-बुन में थी कि तभी नताशा की आवाज़ सबके कानों में पड़ती है। वो कहती है, तुलसी कहाँ है? सपना की आवाज़ सुनकर सभी अपने आसपास देखते जहाँ तुलसी नहीं थी। तुलसी को वहाँ ना देखकर आरू के माथे पे सिकन आ जाती है। तभी नताशा परेशान होते कहती है, आज जो कुछ भी हुआ उसके चलते कहीं तुलसी अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। इधर सपना की बातें सुन के सभी के चेहरों पर परेशानियां झलकने लगती हैं। तभी आरू कहती है शीतल और सुनीता जी को देखकर, अगर उसे कुछ हुआ ना तो अंजाम के लिए तैयार रहना। मैं तुम दोनों को यहाँ के बीच चौराहे पे जिंदा जलाऊंगी। इतना कहकर वो अपने रूम की तरफ भागती हैं। वहीं उसकी ऐसी धमकी सुनकर वो दोनों डर से कांप रहे थे। सो गाइस, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय गाइस।